हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। इस चैप्टर को हमें दो पार्ट्स में डिस्कस करना था बच्चों। पार्ट 1 में हम रिफ्लेक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहां से हमें कंटिन्यू करना था। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हल्की सी बेंड कर जाती है। इसी बेंडिंग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर लाइट एयर से वाटर के अंदर दाखिल करती है या वाटर से एयर के अंदर दाखिल करती है, ठीक है, तो क्या होगा, वो लाइट हल्की सी बेंड हो जाएगी। लाइट रे हल्की सी बेंड हो जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करते वक्त, ठीक है। इसी को कहा जाता है, इसी बेंडिंग को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। लाइट वैसे तो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, लेकिन जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जैसे कि एयर से वाटर में जाए या वाटर से एयर में जाए, एयर से ग्लास में जाए, ठीक है, तब क्या वो स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करती है या फिर उसके डायरेक्शन में कोई चेंज आता है क्या, नहीं, ठीक है। तो आंसर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और ओब्लिकली गिरती है, 90 डिग्री के एंगल पे नहीं, ओब्लिकली गिरती है, ठीक है, टेढ़ी गिरती है, तो वो अपना पाथ हल्का सा बेंड करती है, ठीक है। अब इसने इस चीज को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। जो पानी से भरा हुआ टैंक या तालाब होता है या स्विमिंग पूल, कभी आपने देखा हो, जब हम उसको बाहर से पानी से भरे स्विमिंग पूल को जब बाहर से देखते हैं तो वो काफी ऐसा लगता है कि गहराई काफी कम है उसकी, लेकिन जब हम उसके अंदर उतरते हैं तब हमें असली गहराई का अंदाजा होता है। तो जो स्विमिंग पूल है वो शैलो या कम गहरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां से वाटर से एयर के अंदर जब लाइट एंटर करती है तो वो थोड़ा सा बेंड कर जाती है, इसलिए हमें पूल की गहराई का पूरा अंदाजा नहीं मिल पाता, ठीक है। अगर हम किसी लिखी हुई चीज के ऊपर, प्रिंटेड मैटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर एक थिक ग्लास कांच की एक मोटी स्लैब रख दे, रेक्टेंगल से स्लैब रख दे, तो आपको वो लेटर्स रेज्ड दिखाई देंगे, ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे जहां पे ग्लास स्लैब रखी हुई है, और बाकी लेटर्स नॉर्मल दिखाई देंगे। अगर आप किसी पेंसिल को कांच के गिलास जिसमें पानी भरा हुआ है उसके अंदर डालेंगे, ये एक्सपेरिमेंट मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि करके जरूर देखिए कि एक कांच के गिलास में पानी भरिए और फिर उस पानी के अंदर एक पेंसिल डालिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि जहां पेंसिल हवा से पानी में दाखिल हो रही है वहां से पेंसिल टूटी हुई है, मुड़ी हुई है, ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसा ही हम नींबुओं के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक कांच के गिलास में, ग्लास टम्बलर में पानी भरिए और उसके अंदर नींबू डाल दीजिए, तो नींबू का जो साइज है वो बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, फॉर द सेम रीजन कि जब लाइट ट्रेवल करती है वाटर से एयर में या वाटर से ग्लास में फिर एयर में, तो वो क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है, इसलिए चीजें हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पेंसिल का एक एग्जांपल लिया है, जिस पेंसिल को आधा पानी के अंदर डुबाया गया है और आधा हवा में रखा गया है। तो द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ पेंसिल इनसाइड वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो आपको साफ पता चलता है कि पेंसिल जो है वो सरफेस पे से, ठीक है, आधी पेंसिल हवा में है, आधी पेंसिल पानी के गिलास के अंदर है। तो जहां से जो इंटरसेक्शन है दोनों सरफेसेस का, वहां पे पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है, आपको साफ साफ पता चलता है ये चीज, ठीक है। Does a pencil appear to be displaced to the same extent if instead of water we use liquids like kerosene or turpentine? Will the letters appears to be raised to same height if we replace a glass slab with transparent plastic slab? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कहता है कि अगर हम पानी की जगह कोई और लिक्विड ले लें, कोई और ट्रांसपेरेंट लिक्विड ले लें, तो क्या पेंसिल उतनी ही मुड़ी नजर आएगी जितनी की पानी की प्रेजेंस में मुड़ी हुई नजर आ रही थी। अगर हम ग्लास स्लैब की जगह प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट स्लैब ले लें, तो क्या बुक के कैरेक्टर्स, बुक के लेटर्स उतने ही रेज्ड नजर आएंगे जितने की ग्लास स्लैब में नजर आए थे? नहीं, इसका आंसर है नहीं। दरअसल जो रिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करती है दोनों मीडिया के ऊपर। मीडियम का प्लूरल होता है स्टूडेंट्स, मीडिया, ठीक है। तो जो दोनों मीडिया हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो लाइट रे एयर से वाटर में जाती है तो जितना बेंड करेगी, एयर से ग्लास में जाते वक्त बेंडिंग ज्यादा होगी, ठीक है।
तो जो बेंडिंग होती है लाइट रेज की, जो रिफ्रैक्शन होती है लाइट रेज की, वो दोनों मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए पानी के अंदर अगर हम पेंसिल डालेंगे और दूसरी सेम पेंसिल अगर हम किसी और लिक्विड जैसे कि ट्रांसपेरेंट टर्पेंटाइन या ट्रांसपेरेंट केरोसिन में डालेंगे, तो जो पेंसिल मुड़ी हुई नजर आ रही है वो कम या ज्यादा मुड़ी हुई नजर आएगी। ठीक इसी तरह का केस ग्लास स्लैब और प्लास्टिक स्लैब के साथ भी होगा। ठीक है, अब it appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in second medium changes. This phenomenon is called refraction of light। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करती है, तो जो इंटरसेक्शन है दोनों सरफेसेस की, जहां पे दोनों सरफेसेस मिल रही हैं, वहां पे लाइट रे बेंड करती है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये इंटरसेक्शन है दो मीडियम की, यहाँ पे हवा है और यहाँ पे पानी है, तो लाइट रे जो है वो ओब्लिकली गिरनी चाहिए, इस तरीके से एक एंगल पे गिरनी चाहिए। ऐसे अगर 90 डिग्री के एंगल पे गिरेगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा आप इस बात का। आगे हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 9.7। एक्टिविटी 9.7 में इसने हमें क्या बताया, देखिए। प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ बकेट फिल्ड विद वाटर, विद योर आई टू साइड अबव वाटर, ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो। डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन? इसने क्या कहा है कि एक बाल्टी है जिसके अंदर आपने पानी भर रखा है, उसके अंदर सिक्का डाल दीजिए। तो सिक्का जो है वो कम गहराई पे नजर आएगा, असल में वो ज्यादा गहराई पे है। इसने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी कहा है कि जहां पे आपको सिक्का नजर आ रहा है, कॉइन नजर आ रहा है, वहां पे एक बार हाथ मार के सिक्के को निकालने की कोशिश कीजिए, तो आप निकाल नहीं पाएंगे। आपको तब जाके एहसास होगा कि सिक्का उतनी गहराई पे नहीं है जितना आपको नजर आ रहा है। असलियत में सिक्का ज्यादा गहराई पे है। ठीक है, तो सिक्का जो है वो रेज्ड नजर आ रहा है एक्चुअल हाइट से। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और एक्टिविटी है, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, एक्टिविटी 9.8। ठीक है, एक ज्यादा गहरा बॉल नहीं लेना, शैलो बॉल लेना है। उसको एक टेबल पे रखिए, उसके अंदर एक सिक्का डाल दीजिए। ठीक है, अब उस सिक्के से, अब उस बॉल से दूर होना शुरू हो जाइए और तुरंत वहीं रुक जाइए जहां पे कॉइन आपको नजर आना बंद हो जाता है। ठीक है, वहां पे जाके रुक जाइए बस। जैसे ही कॉइन डिसअपीयर हुआ आपकी साइड से, ठीक है, वहां पे आप रुक जाइए। अब अपने एक दोस्त को उस बॉल के अंदर पानी डालने को कहिए। ठीक है, तो टू योर एस्टॉनिशमेंट, आप बड़े हैरान होंगे ये बात देख के कि पानी डालने के बाद वो सिक्का आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, जबकि पहले सिक्का आपको नजर नहीं आ रहा था। रीजन, क्योंकि अब जो लाइट है वो बेंड होके आप तक आ रही है। पहले जो लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही थी और आपकी नजरों में नहीं था सिक्का, वही लाइट अब बेंड होने की वजह से आपको नजर आ रहा है। सिक्का जो है वो रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट बेंड होने की वजह से रेज हो जाता है और आपको सिक्का नजर आने शुरू हो जाता है। अब अगला एक्सपेरिमेंट, यही ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट जो है, ये आपको एक्टिविटी 9.9 में ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ड्रॉ थिक स्ट्रेट लाइन। आपको क्या करना है, एक काफी मोटी सी स्ट्रेट लाइन बनानी है एक व्हाइट पेपर के ऊपर। ठीक है, और फिर उस स्ट्रेट लाइन के बीच में कहीं आपको क्या रख देनी है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख देनी है। देखो बच्चों, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होती है? रेक्टेंगल शेप की या क्यूबॉइड शेप की होती है। असल में वो क्यूबॉइड शेप की कांच की बनी हुई एक क्यूबॉइड होता है, कांच का बना हुआ एक क्यूबॉइड होता है ग्लास स्लैब। ठीक है, जिसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसको कहा जाता है। तो बीच वाली जो लाइन है ये आपको नॉर्मली वैसी दिखाई नहीं देगी, असल में वो टेढ़ी दिखाई देगी आपको। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के साथ एक और एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे भी करने वाले हैं एक्टिविटी 9.10 में। एक्टिविटी 9.10 में क्या करना है, आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, उसको एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स कर देना है। फिर उस ड्राइंग बोर्ड के बीच में आपको ग्लास स्लैब रखनी है। ठीक है, ग्लास स्लैब रखनी है। उस ग्लास स्लैब को के साइडों में पेंसिल चला देनी, ताकि वो ग्लास स्लैब का जो डायग्राम है वो आपकी शीट पे उतर आए। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, 4 एक जैसे दिखने वाली ड्राइंग पिन लेनी है, एक जैसे दिखने वाली 4 ड्राइंग पिन लेनी है। और फिर उन ड्राइंग पिन्स को जो है वो लगा देना है। कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ई और एफ, यहाँ पे 2 ड्राइंग पिन्स को लगा दीजिए सबसे पहले। अब 2 ड्राइंग पिन्स जो आपके पास बच गई हैं, आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, आप इस तरफ से देखिए, ग्लास स्लैब की इस तरफ से देखिए आप, और फिर जो ये 2 पिन आपको नजर आ रही हैं, इनकी सीध में, ठीक है, इनकी स्ट्रेट लाइन में आप ड्राइंग पिन लगा दीजिए, जी और एच। ठीक है, अब यहां से देखने पे आपने ड्राइंग पिन लगा तो दी जी और एच, लेकिन जब आप ऊपर आके देखेंगे
खड़े होके देखेंगे दोबारा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो ई और एफ है और जी और एच है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बल्कि वो क्या नाम है, वो थोड़ा सा आपने दूसरी तरफ लगाया है इसको। तो यहाँ पे भी वही सेम रीजन है, रिफ्रैक्शन की वजह से आपको जो है ई और एफ की जो पोजीशनिंग है वो गलत नजर आ रही है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपको क्या करना है, ग्लास स्लैब को हटा देना है। इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ग्लास स्लैब को हटा देना है, ई और एफ की जगह एक लाइन ड्रॉ करनी है, जी और एच की एक जगह एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी ओ, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी ओ डैश, इन दोनों को मिलाते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, इस एक्टिविटी में हम नोट कर रहे हैं, हम नोट कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि लाइट रे ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है ओ और ओ डैश के बीच में। ठीक है, अब ओ और ओ डैश जो है ये दो ऐसे पॉइंट है जहां पे लाइट रे जो है वो अपना मीडियम बदल रही है। यहाँ पे लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही थी, और जबकि ओ डैश पे जो लाइट है वो ग्लास से एयर की तरफ वापस जा रही है। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर एन एन डैश, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए एन एन डैश एट ए बी। देखिए यहाँ पे ड्रॉ की गई है, ये वाली जो लाइन है दिस इज एन एन डैश, ये परपेंडिकुलर लाइन है, नॉर्मल कहा जाता है जिसको। और इसी तरह की एक परपेंडिकुलर लाइन आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है एम एम डैश। ठीक है, ये नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि असल में बेंडिंग हुआ कितना है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए। ठीक है, द लाइट रे एट पॉइंट ओ हैज एंटर्ड फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब एयर जो होती है दैट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ग्लास जो है दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अगर ऑप्टिकल लैंग्वेज में देखा जाए, ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में देखा जाए, एयर जो है वो रेयर मीडियम है, ग्लास जो है वो क्या है, डेंसर मीडियम है। जबकि ओ डैश की बात करें तो लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। रिफ्रैक्शन की लॉज की, रिफ्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें से एक काफी इंपॉर्टेंट रूल जो आपको याद रखना है कि जब लाइट रे, सपोज यहाँ पे एक करता हूं मैं, एक लाइट रे है जो कि गिर रही है और एयर से ग्लास में जा रही है, यानी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ये नॉर्मल है आपका 90 डिग्री का एंगल, सरफेस से सब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो लाइट रे जो है वो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये देखिए लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। लाइट रे ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन इसने किस तरफ बेंड किया है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया है। ठीक है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जबकि अगर इससे उल्टा हो, इससे उल्टे का मतलब जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी देन लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी केस में यहाँ पे ग्लास होता और यहाँ पे एयर होता तो लाइट रे जो है वो ऐसे जाती, इस डायरेक्शन में जाती। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पॉइंट ओ के ऊपर लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, पॉइंट ओ डैश पे लाइट जो है वो ग्लास से एयर में एंटर कर रही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। इन फिगर 9.10 a ray obliquely, a ray EO is obliquely incident at point at surface AB called incident ray। अब ये वाली जो रे है सबसे पहले वाली, सबसे ऊपर वाली, ये वाली, इसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे। ठीक है, ओ डैश को कहा जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो लास्ट वाली रे यहाँ पे निकल के आई है ये वाली, इसको कहा जाएगा एमर्जेंट रे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली है कि जो एमर्जेंट रे है ये वाली, दिस रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। देखिए समझिए ध्यान से आप यहाँ पे, द एमर्जेंट रे यानी दिस वन इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे यानी दिस वन। तो इससे क्या पता चला कि जितना रिफ्रैक्शन एयर टू ग्लास जाते हुए हुआ था, ठीक उतना ही अपोजिट रिफ्रैक्शन ग्लास से एयर जाते हुआ है। इसीलिए लास्ट में रिफ्रैक्शन कितना हो गया, नलीफाई हो गया है, टोटल रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं है, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, उसको कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे बोथ ऑफ व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों है, व्हाई डज दिस हैपन सो, क्योंकि यहाँ पे ए बी के ऊपर जो रिफ्रैक्शन हुई है और सी डी के ऊपर जो रिफ्रैक्शन हुई है, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल एंड अपोजिट है। कैसे इक्वल एंड अपोजिट है, ए और बी में लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही थी तो उसने बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल। सीडी पॉइंट पे, सीडी लाइन पे जो लाइट रे है वो
ग्लास से एयर में दाखिल हो रही थी दोबारा, तो उसने अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल किया। तो यहां पे जो रिफ्लेक्शन हुई और जहां पे जो रिफ्लेक्शन हुई, दे आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। दैट इज वाई जो लास्ट में जो दोनों रेज आपको मिली हैं वो कैसे मिलेंगी, एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगी। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर लाइट रे को हम नॉर्मली डालेंगे, नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री के एंगल का मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्लास स्लैब, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे अगर लाइट रे डालेंगे तो इट विल गो विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, अब रीजन पूछते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्यों है। रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। दरअसल जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर में अलग होती है, ग्लास में अलग होती है, वाटर में अलग होती है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। इसी चेंज इन स्पीड की वजह से लाइट क्या करती है, बेंड करती है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला क्या कहता है, वही द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शायद आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए, स्नेल्स लॉ बता दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट व्हेन द लाइट इज सेम एंड मीडियम आर आल्सो सेम। क्या कह रहा है ये, हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है साइन आई, सब ये जैसे मैं आपको बताता हूं, दोबारा बताता हूं मैं आपको। सपोज ये एक इंटरसेक्शन है, मीडियम 1 जो है वो हमारा एयर है, मीडियम 2 जो है वो हमारा वाटर है, और ये हमारी नॉर्मल है। ठीक है, जो 90 डिग्री बनाई जाती है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, यहाँ पे देखिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। ये वाला जो एंगल होगा दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट किया जाएगा। दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो साइन आई बाय साइन आर का रेशियो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है अगर आप मीडियम को चेंज ना करो। जैसे यहाँ पे अगर आप मीडियम 1 को और मीडियम 2 को सेम कर दो और दोबारा फिर एक और लाइट रे जो है वो गुजारो, इस तरीके से एक और लाइट रे इंसिडेंट हो, ठीक है, तो वो भी बेंड करेगी। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग होगा, लेकिन जब आप दूसरी लाइन के लिए साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है साइन एक तरह का, साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू निकालेंगे तो पहले केस में भी और दूसरे केस में भी साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, गिवन दैट कि आप मीडियम चेंज ना करें और लाइट भी वही ले जो आपने पहले ली थी। ठीक है, सेम कलर का मतलब सेम वेवलेंथ की लाइट आपको लेनी है। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू sign of angle of reflection always remains constant for a given pair of media and for a given light color। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू हमने यहाँ पे मिली है साइन आई बाई साइन आर, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसा भी इसको कहा जा सकता है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। असल में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए जब एक रे ऑफ लाइट ओब्लिकली गिरती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है। तो कितना बेंड होगी ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कितना ज्यादा बेंड होगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिग्री ऑफ बेंडिंग, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा बेंडिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उससे हम बेंडिंग का अंदाजा लगा सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमने ऊपर देखा साइन आई बाई साइन आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का पहला फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड की हेल्प से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सबसे फास्टेस्ट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इससे स्लाइटली कम होती है, लेकिन फिर भी हम राउंड फिगर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही कंसिडर करते हैं, सेम कंसिडर करते हैं हम। ठीक है, बाकी मीडियम में जैसे वाटर में और ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम की हेल्प से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसने n से रिप्रेजेंट किया बच्चों, यहाँ पे n21 का मतलब लाइट रे जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो कैसे कंफ्यूज होते हैं, सपोज आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है n21, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसा इसको बोला जाता है। तो आप ऊपर तो लेंगे v1 स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और नीचे लेंगे v2 स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। और उसी तरीके से अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 निकालना है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आप ऊपर लेंगे v2 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे आपको दो मीडियम दे रखे हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे दो मीडियम दिए गए होते हैं उसको कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे आप दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं एक दूसरे के लिहाज से, एक दूसरे के अकॉर्डिंग। अब एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करते हैं, एक मीडियम को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, कौन सा, एयर या वैक्यूम। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है nm, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर तो लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, फिक्स होती है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और नीचे लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन दैट गिवन मीडियम जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, c/v। सी जो होता है ना स्टूडेंट्स, स्मॉल सी, वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नीचे आप लिखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो मान लीजिए 2 × 10⁸ होते हैं, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ग्लास का निकाल लेते हैं हम, ग्लास की 2 होती है आई थिंक। तो इनको डिवाइड कीजिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आएगा आपका, 1.5 आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपका। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्टूडेंट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ रेशियो, और रेशियो की कभी यूनिट नहीं होती है, तो इट इज अ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का बता रखा है 1.33 होता है, ग्लास का बता रखा है 1.52 होता है, वैसे ही काफी अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको यहाँ दे रखे हैं। एयर का कितना होता है, आइस का कितना होता है, वाटर का, अल्कोहल का, केरोसिन का, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का, टर्पेंटाइन का, बेंजीन का, क्राउन ग्लास का, ये सारे दे रखे हैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, बेंडिंग ऑफ लाइट भी उतनी ही ज्यादा। अब आगे की इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है और जो मास डेंसिटी होती है, ये दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि जैसे जो चीज ज्यादा भारी होगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे इसने एक एग्जांपल लिया कैरोसिन का, कैरोसिन की जो मास डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, कैरोसिन वाटर से हल्का होता है, लेकिन जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है कैरोसिन की वो वाटर के मुकाबले ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे इसने ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा बताया है। ऑप्टिकल डेंसिटी ही असल में ये असरटेन करती है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी मीडियम की, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.52, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का 1.33 है यानी कम है। ठीक है, ग्लास का जो है 1.5 है। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, ग्लास की ज्यादा होगी वाटर के मुकाबले। ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी स्पीड को डिटरमाइन करती है, और ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा लाइट की बेंडिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज की। ठीक है, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक उसी तरीके के हम स्फेरिकल लेंसेज भी पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने शुरू में एक एग्जांपल देखा है, कई बार क्लास में भी अवेलेबल होता है एक मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, जिससे हमें चीजें बड़ी नजर आती हैं, मैग्नीफाइंग लेंस। जो वॉच मेकर्स होते हैं, जो घड़ियों का काम करते हैं, उनके हाथ में छोटे छोटे मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं जिसकी हेल्प से वो घड़ियों के छोटे छोटे हिस्सों को देखते हैं उनको ठीक करने के लिए। ठीक है, हम जो चश्मे पहनते हैं, आप में से भी कुछ बच्चे चश्मे पहनते होंगे या आपके आसपास वाले पहनते होंगे, जो चश्मे हम पहनते हैं वो भी असल में लेंसेज ही होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज ही होते हैं वो। ठीक है, क्योंकि उनका नंबर होता है, उनकी पावर होती है, ये +1.5 का है, ये -2
का चश्मा है, तो ये जो होती हैं ये इस तरह के जो लेंसेज होते हैं हमारे चश्मों वाले, वो भी स्फेरिकल लेंसेज का ही एग्जांपल होते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन दिखा रखी है स्फेरिकल लेंसेज की। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी दो सरफेस हो, या तो दोनों सरफेस या फिर दोनों में से एक सरफेस स्फेरिकल हो, उसको क्या कहा जाता है? स्फेरिकल लेंस या फिर लेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे ये एक लेंस है, इसकी दो स्फेरिकल सरफेसेस है, तो ये वाली और एक ये वाली। ये एक और लेंस है जिसकी दो स्फेरिकल सरफेसेस है, तो ये वाली और एक ये वाली। सपोज मैं एक इस तरह का लेंस लूं जो ऐसा हो और फिर बीच में से ऐसा हो, तो ये भी एक लेंस ही कहलाएगा, लेकिन इसकी स्फेरिकल सरफेस एक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने सबसे पहले तो बताया है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो लेंस हमारे सामने बना हुआ है, ये वाला जो लेंस हमारे सामने बना हुआ है, दिस इज अ डबल कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी दो कन्वेक्स सरफेसेस है, तो ये वाली और एक ये वाली। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको डबल कन्वेक्स लेंस नहीं, सिर्फ कन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। ये वाला जो आपको दे रखा है जिसकी दो सरफेसेस है अंदर की तरफ ठुकी हुई, दिस इज अ डबल कनकेव लेंस। रेगुलर लैंग्वेज में इसको डबल कनकेव नहीं, कनकेव बोलते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो साइड्स में से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है। जो कॉन्केव लेंस होता है वो ठीक इसका ऑपोजिट, साइड्स में से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपकी कन्वेक्स लेंसेज और कॉन्केव लेंसेज। अब यहां से डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, क्योंकि वो दूर दूर से आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पे मीट करवा देता है। जो कॉन्केव लेंस है इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरफ से आने वाली लाइट रेज को दूर दूर भेज देता है, डाइवर्ज कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। मिरर्स के केस में स्टूडेंट्स उल्टा है, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, जबकि कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। कंफ्यूज नहीं कर रखा यहाँ पे सिर्फ उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो करता कैसा है। जो कनकेव मिरर होता है वो लाइट रेज को एक पॉइंट पे मिला देता है, इसीलिए उसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। लेकिन लेंस के केस में ये काम कन्वेक्स लेंस करता है, इसीलिए कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है, जिस तरीके से स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता था, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे दो स्फीयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, एक तो ये स्फीयर, अगर इसको पूरा करें तो एक ये स्फीयर बन जाएगा और एक ये वाला स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे यहाँ पे, एक तो ये और एक ये, जिसको C1 और C2 से रिप्रेजेंट हम कर देते हैं। तो जिस तरीके से मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, लेंस में क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, दो सर्कल्स होते हैं, इसीलिए किसी भी स्फेरिकल किसी भी कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस के दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं। मान लीजिए कॉन्केव लेंस के लिए ले लेते हैं, ये सर्कल पूरा कर लीजिए, ये वाला सर्कल पूरा कर लीजिए, तो इसका सेंटर और इस सर्कल का सेंटर, दोनों सर्कल्स के जो सेंटर होंगे, दे विल बी कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ दीज लेंसेज। एक को C1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरे को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? C2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पता ही होगा आपको, जो लेंस का मिड पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे बीच में जो मिड पॉइंट दिखा रखा है O, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे भी देखिए O, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। एक ऐसी लाइन इमेजिनरी लाइन जो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है, दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरती है, उस इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर बता दिया आपको, प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर आपको बता दिए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है? मान लीजिए ये एक लेंस है आपके पास, इसका जो डायमीटर होगा सरफेस का, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला जो बीच में लाइन बनाई है, दिस विल बी कॉल्ड द अपर्चर ऑफ दिस स्फेरिकल लेंस। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन इसका डेफिनेशन है, और ये इस तरीके से आप फिगर बना के इसको समझा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जिन लेंसेज की बात करेंगे, थिन लेंसेज की बात करेंगे हम यहाँ पे। थिन लेंसेज कौन से होते हैं? जिनका जो अपर्चर होता है वो उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी छोटा हो, ऐसे लेंसेज की यानी थिन लेंसेज की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि उनको रीड करना, उनको समझना, उन पर डायग्राम बनाना काफी आसान होता है। अब इसने जिस तरीके से मिरर में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसी तरह का एक्सपेरिमेंट हमें लेंस के साथ करना है। आपको एक कन्वेक्स लेंस लेना है, ठीक है,
उस और सन की तरफ उस कन्वेक्स लेंस को रखना है और एक कागज लेना है आपको, ठीक है। कागज को अब इस तरीके से एडजस्ट करना है कि यू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द सन ऑन दैट पेपर, ठीक है। तो आपको एक डार्क ब्राइट स्पॉट मिलेगा, वहां पे आपको उस कागज को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है। जब आप थोड़ी देर के लिए होल्ड रखोगे तो आपको दिखेगा कि जो कागज है उसके बीच में ब्लैक स्पॉट आना शुरू हो जाता है और जल्दी ही कागज जो है वो जलना शुरू कर देता है। हुआ क्या है, सन से आने वाली लाइट रेज को इस लेंस ने एक लाइन के ऊपर मीट करवा दिया है, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर मीट करवा दिया है, ठीक है। और उस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट रेज इकट्ठा हो गई हैं, बहुत ज्यादा लाइट रेज कंसंट्रेट हो गई है, बहुत ज्यादा हीट हो गई है, इसलिए कागज जलना शुरू कर देता है। वो पॉइंट जो है दैट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट लेंस, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा उस लेंस का, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट लेंस। यहाँ पे उसका डायग्राम दिखा रखा है, रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। वैसे तो दो प्रिंसिपल फोकस होंगे, एक को F1 लिखेंगे, एक को F2 लिखेंगे, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे, तो आपको उस फोकस को ध्यान में रखना है जो उसका मेन फोकस है, जो उसका असली फोकस है, यानी ये वाला, ठीक है। ये वाला कन्वेक्स लेंस के लिए। अब कनकेव लेंस के लिए क्या होगा, ये लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही हैं, आगे जाके नहीं मिल सकती, तो हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो पीछे एक्सटेंड करने पे जहां ये मिलेंगी दैट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस लेंस। तो कनकेव लेंस के लिए आप कैसे डेफिनेशन देंगे, ठीक है। द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appear to meet at a point after refraction. This point is called principal focus. और फोकस की जो प्लूरल टर्म होती है स्टूडेंट्स, वो फोकी होती है, FOCI, ठीक है। तो कई बार आपको अगर एग्जाम में FOCI लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसके दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर हैं, तो इसके फोकस भी दो होंगे, फोकी भी इसके दो होंगे, एक F1 और एक F2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो कन्वेक्स लेंस के लिए राइट साइड वाला फोकस रिगार्ड करेंगे और कनकेव लेंस के लिए लेफ्ट साइड वाला फोकस रिगार्ड करेंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन इनकी इसी तरह की होती है। दैट इज द रीजन फॉर दिस, ठीक है। तो ये पेपर स्मोक करने वाला हमने पढ़ लिया है, लाइट रेज को भी पढ़ लिया, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, F1 और F2 फोकस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात करते हैं फोकल लेंथ की बच्चों। तो फोकल लेंथ सेम है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और स्टूडेंट्स दो फोकस होते हैं स्फेरिकल लेंसेज के, तो आप कहीं से भी मेजर कर लीजिए, फोकल लेंथ उतनी ही आएगी। यानी O पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से F1 जितनी दूरी पे होता है, F2 भी ठीक उतनी ही दूरी पे होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और दोबारा वही, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे भी वैसा ही होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2f से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2f से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ के मुकाबले, जो लेंसेज में था वो यहाँ पे भी होगा। आगे आता है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। हमने जिस तरीके से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए एक्टिविटी की थी, ठीक उसी तरह की एक्टिविटी अब हमें यहाँ पे लेंस की इमेज फॉर्मेशन के लिए भी करनी है। कैसे करना है आपको देखिए, सबसे पहले तो हम कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन स्टडी करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपको कन्वेक्स लेंस लेना है, ठीक है, और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, किस तरीके से देखिए, तो आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपको इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो आप कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं उस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के बराबर, ध्यान दीजिए, उस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ की डिस्टेंस के बराबर 5 लाइनें खींचनी है। फोकल लेंथ कैसे मेजर करेंगे वो हमने पिछली एक्टिविटी में आपको बता दिया, ठीक है। आपने एक कागज के ऊपर सन की इमेज बनवाई थी कन्वेक्स लेंस की हेल्प से, तो जो कागज और
लेंस के बीच का डिस्टेंस था वो उसकी फोकल लेंथ कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको बीच में एक लाइन लगानी है, फिर फोकल लेंथ जितना डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पे एक लाइन लगानी है, फोकल लेंथ जितना डिस्टेंस मेजर करके यहाँ पे एक लाइन लगानी है, फिर यहाँ पे फोकल लेंथ जितना डिस्टेंस और यहाँ पे फोकल लेंथ जितना डिस्टेंस, ये करना है आपको। तो जो ये बीच वाली लाइन है, सबसे बीच वाली, यहाँ पे आपको एक स्टैंड लगाना है। ठीक है, ये सब काम आप एक कागज के ऊपर कर सकते हैं बच्चों, या कि यो फिजिक्स लैब में एक वो होता है आपका सेटअप होता है इस काम को स्टडी करने के लिए, आपके टीचर शायद एक्सपेरिमेंट आपको करवाएंगे भी। तो यहाँ पे बीच वाली लाइन के ऊपर स्टैंड लगा के आपको कन्वेक्स लेंस माउंट कर देना है, कन्वेक्स लेंस लगा देना है। ये वाला जो पॉइंट होगा इसको कहा जाएगा F1, इसको कहा जाएगा 2F1, इसको कहा जाएगा F2 और इसको कहा जाएगा 2F2। अब आपको क्या करना है, एक लाइटेड कैंडल लेनी है, जली हुई कैंडल लेनी है और उसको अलग अलग पोजीशंस पे रखना है। एक बार तो आप लाइटेड कैंडल को बहुत ज्यादा दूर जाके रख दीजिए, कमरे के कोने पे रख दीजिए, और फिर इस तरफ आप एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, छोटा व्हाइट बोर्ड ले लीजिए आप। उस व्हाइट बोर्ड को आगे पीछे करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आपको उस कैंडल की एक शार्प इमेज ना मिल जाए। और जहां पे आपको शार्प इमेज मिल जाए वहां पे आप इमेज की पोजीशन, नेचर, साइज ये सब नोट कर लीजिए। फिर आप कैंडल को यहां पे रखिए बियॉन्ड 2F, और फिर से यही जो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन का जो काम कर रही है, इसको आगे पीछे करिए। देखिए कहां पे आपको ब्राइट इमेज, साफ इमेज नजर आ रही है। ठीक है, जब आपको साफ इमेज नजर आना शुरू हो जाए तो वहां पे आप नेचर, पोजीशन, साइज सब कुछ आप नोट कर लीजिए। फिर आप इस कैंडल को रखिए 2F के ऊपर, यही काम दोबारा कीजिए। फिर आप रखिए F और 2F के बीच में, फिर आप रखिए F के ऊपर, और फिर आप रखिए F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो अलग अलग पोजीशन पे आप नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ इमेज को नोट कर लीजिए। जब आप F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे आपकी कैंडल को, तो आपको इमेज लेंस के अंदर दिखाई देगी, स्क्रीन के ऊपर उस इमेज को आप ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यही एक अकेला केस है जहां पे आपको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलती है। बाकी सारे केसेस में आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, जिनको देखने के लिए आपको किसी स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे जो आपने एक्टिविटी 9.1 में जो आपको टेबल बनाएंगे, दिस विल बी लाइक दिस, वो इस तरह का कुछ टेबल बनेगा आपको। ये देखिए, जब आपने कैंडल को इंफिनिटी पे रखा था तो आपकी इमेज फोकस के ऊपर बनी थी F2 के ऊपर, जो राइट साइड वाला फोकस है। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी, क्योंकि आपने स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन किया, इसका मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। जब आपने बियॉन्ड 2F रखा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज F और 2F के बीच में बनी थी, छोटी बनी थी, रियल इन्वर्टेड बनी थी। जब आपने 2F के ऊपर रखा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज 2F के ऊपर बनी थी, राइट साइड वाली 2F के ऊपर, सेम साइज की, रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। जब हमने ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखा तो इमेज बनी बियॉन्ड 2F। ये देखिए, ये वाला केस और ये वाला केस एक दूसरे के अपोजिट है। इमेज एनलार्ज बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा, इंफिनिटी पे इमेज बनी, वेरी लार्ज इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। ये वाला और ये वाला जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन F एंड O रखा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनी। ये केस सबसे अलग है। ठीक है, वैसे मैं आपको हिंट के लिए बता देता हूं, ये वाली जो टेबल है ना स्टूडेंट्स, और कनकेव मिरर की जो टेबल होती है, कन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्मेशंस होती हैं, कनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशंस होती हैं, उनकी टेबल सेम होती है। चाहे तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक इसी तरीके का काम जो है वो आप कनकेव लेंस के लिए भी कर सकते हैं। वहां पे भी आपकी इस तरह की एक टेबल बनेगी। देखिए, जो कनकेव लेंस होगा ना बच्चों, वो एक ही तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज बनाता है कनकेव लेंस हमेशा। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज। तो कनकेव लेंस वाला जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड जो हमने पिछली बार लिया था ना, स्क्रीन जो हमने ली थी, जिसको आगे पीछे करके हम शार्प इमेज ऑब्टेन कर रहे थे, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर इमेज तभी बनती है जब वो रियल इन्वर्टेड हो। जबकि कनकेव लेंस वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, तो जो कैंडल आप रखेंगे कनकेव लेंस के सामने, वो आपको लेंस के अंदर ही नजर आ जाएगी। कैंडल की इमेज, छोटी इमेज नजर आएगी आपको। ठीक है, दो ही केसेस होंगे, एट इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब हमने स्टडी तो कर लिया, एक्सपेरिमेंट तो कर लिया। अब हम रे डायग्राम्स की हेल्प से कन्वेक्स लेंसेज,
कन्वेक्स लेंस के केसेस जो 6 केसेस हमने ऊपर पढ़े हैं और कनकेव लेंस के जो 2 केसेस हमने पढ़े हैं, इनकी इमेज फॉर्मेशन नोटबुक के ऊपर शो करने की कोशिश करेंगे रे डायग्राम की हेल्प से। वहां तक जाने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass from focus after refraction from convex lens. A ray of light coming parallel to principal axis will appear to be coming from focus. ध्यान दें, appear to be coming from focus after refraction from the lens. तो ये रूल आप ध्यान रखिएगा दोनों के लिए, ये काम आएंगे रे डायग्राम बनाते वक्त। दूसरा रूल क्या कहता है, a ray of light coming from focus will go parallel to principal axis after refraction from a convex lens. कनकेव लेंस के लिए a ray of light going towards F2 लिखना आपको यहाँ पे, going towards F2 will go parallel to principal axis after refraction from a concave lens. तीसरा रूल क्या कहता है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रूल सेम है ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर, सॉरी, a light ray passing from optical center will go undeviated. इसके ऊपर कोई डेविएशन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी हेल्प से हम रे डायग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का पहला रे डायग्राम ये आपके सामने बना रखा है। ठीक है, जब हमने कैंडल को बहुत ज्यादा दूर यानी इंफिनिटी में रखा तो पैरेलल आने वाली लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज का मतलब बहुत ज्यादा छोटी इमेज आपको ऑब्टेन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये एक बार और मैं आपको याद दिला देता हूं, इमेज फॉर्मेशन के लिए रिफ्लेक्टेड रेज का मीट होना जरूरी होता है। जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है वहीं पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है। रियलिटी में तो लाखों करोड़ों लाइट रेज मिलके इमेज फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन क्योंकि नोटबुक के ऊपर लाखों करोड़ों लाइट रेज दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 2 लाइट रेज की हेल्प से या 3-4 लाइट रेज की हेल्प से ही डायग्राम बना देते हैं। दूसरा सेकंड केस देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा, देखिए यहाँ पे ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, हर बार ए बी ही हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। इसको हमने बियॉन्ड 2f रखा है, 2f से थोड़ा सा परे रखा है हमने। तो ये पहली लाइट रे है, रूल को ध्यान कीजिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से निकलेगी। ठीक है, ये दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होगी गुजर रही है, तो ये अनडेविएटेड जाएगी। अब ये वाली लाइट रे, पहली वाली और दूसरी वाली, जिस पॉइंट के ऊपर मिलेंगी वहां पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो फिर आप यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, F2 और 2F2 के बीच में इमेज बन रही है, और जो इमेज है इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेचर, पोजीशन, साइज तीनों आप यहां से नोट कर सकते हैं। दूसरा, हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रखा 2F के ऊपर, बिल्कुल 2F के ऊपर। तो पहली लाइट रे ये वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, टकराने के बाद फोकस में से निकली। दूसरी लाइट रे फिर वही ऑप्टिकल सेंटर से निकली, विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगी। तो अब की बार लाइट रे मीट करती है 2F के ऊपर, तो हमारा ऑब्जेक्ट भी 2F पे था, इमेज भी 2F पे ही बनी है, सेम साइज की बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। आगे आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F, वही 2 लाइट रेज लेनी है। पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से निकली। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकली। ये दोनों कहां मिलेंगी, बियॉन्ड C मिलेंगी आपकी। तो आपकी रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज बनी है बियॉन्ड C2। ठीक है, अगला रे डायग्राम जो आपका है दैट इज, जब हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको F के ऊपर रख रखा है, फोकस के ऊपर। पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, फोकस में से निकली। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड निकली। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, साइंस में रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अगर एक दूसरे के पैरेलल हो तो हम ये मानते हैं कि दे विल मीट एट इंफिनिटी। ये दोनों लाइट रेज इंफिनिटी के ऊपर मीट करेंगी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज विल बी फॉर्म्ड। अब हमारा आ जाता है लास्ट केस, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, F और O के बीच में रखा है। पहली लाइट रे ये रही, फोकस में से निकलेगी। दूसरी लाइट ये रही, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड निकलेगी। दोनों लाइट रेज डाइवर्जिंग है। तो स्टूडेंट्स, जब दोनों लाइट रेज डाइवर्जिंग होती है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये आगे कभी मिल नहीं पाएंगी। तो हम उनको पीछे एक्सटेंड करके मिलाएंगे, तो ये यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से जब हम अपीयर टू मीट करवाते हैं ना, पीछे एक्सटेंड करके मीट करवाते हैं, तो वहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है बच्चों। तो यहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगा हमारे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनकेव लेंसेज की। कॉनकेव लेंसेज के 2 ही केसेस हैं। पहली तो जो हमारी ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी,
तो ये दो लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, ठीक है। रूल मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, तो दोनों रिफ्लेक्टेड, देखिए यहाँ से तो एक दोनों डेविएट हो रही है, इस रे को और इस रे को देखिए दोनों डाइवर्ज हो रही है, तो ये आगे तो मिलेंगी नहीं, तो हम इनको पीछे एक्सटेंड करके जब मिलाएंगे तो ये F1 के ऊपर मिलेंगी, तो वी विल गेट अ वेरी स्मॉल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। दूसरा केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो पहली लाइट रे ये रही आपकी, ठीक है, ऐसा लगेगा कि फोकस में से आ रही है। दूसरी लाइट रे ये रही आपकी, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड निकल जाएगी। अब ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे दोनों ही डाइवर्जिंग है, तो इनको पीछे एक्सटेंड करके जब हमने मिलाया तो जो लाइट रेज मीट कर रही हैं वो कहां मीट कर रही हैं, बिटवीन F एंड O मीट कर रही हैं। यू आर गेटिंग अ वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हम आगे आते हैं साइन कन्वेंशन के ऊपर। साइन कन्वेंशन सेम है स्टूडेंट्स, लेंसेज के लिए भी वही साइन कन्वेंशन है जो कि मिरर्स के लिए थे। दोबारा बता देता हूं आपको, मान लीजिए ये कोई भी एक लेंस है, चाहे वो कन्वेक्स है चाहे वो कनकेव है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे दे विल बी टेकन नेगेटिव। डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंसेस हैं। राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे दे विल बी टेकन पॉजिटिव, इधर वाले लिए जाएंगे नेगेटिव, इधर वाले लिए जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ लेंस विल बी टेकन नेगेटिव एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ लेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। वहीं अगर हम हाइट की बात करें, मान लीजिए ये एक लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट्स होंगी वो सारी पॉजिटिव ली जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो हाइट्स होंगी वो सारी क्या ली जाएंगी, नेगेटिव ली जाएंगी, ठीक है। ये मैंने आपको मिरर्स के केस में भी यही बताया कि यहाँ पे भी सेम है। आगे आता है लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला था वहां पे भी लेंस उसी तरीके से लेंस फॉर्मूला है, लेकिन दोनों में फर्क है। वहां पे 1/v + 1/u था, यहाँ पे 1/v - 1/u है, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। v जो होता है दिस इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस। u जो होता है दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, और f का आपको पता ही है, फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस, ठीक है। आगे आता है, हाँ स्टूडेंट्स एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जो तीनों डिस्टेंसेस होते हैं इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो तीनों मीटर में हो या तीनों सेंटीमीटर में हो, ठीक है। आगे आता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन के बारे में हमने मिरर्स वाले केस में भी पढ़ा था। मैग्निफिकेशन असल में होता क्या है, मैग्निफिकेशन आपको बताता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको असल में बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी छोटी या बड़ी है, ठीक है। मैग्निफिकेशन उसको कहा जाता है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से बड़ी है, पॉजिटिव है और 1 से बड़ी है, इट मींस आपको जो इमेज मिली है वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और 1 का मतलब होता है सेम साइज, 1 से कम का मतलब स्मॉल साइज, 1 से ऊपर का मतलब लार्ज साइज, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड, और इस 1 का मतलब सेम साइज, और अगर 1 से छोटी है तो रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज, 1 से ज्यादा है ये वैल्यू तो इसका मतलब रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो इसका मतलब यू आर गेटिंग अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इट मींस यू आर गेटिंग अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये आपको नेचर ऑफ इमेज बताते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आपको हाइट बताता है इमेज की, कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी है। अगर ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी है इसका मतलब इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, और अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी है, न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट द साइन, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 1 से छोटी है इसका मतलब आपकी इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी बन रही है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, दैट इज v/u, m = v/u। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंस से ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें, लेंस और ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें कि इमेज जो है वो आपकी 10 सेंटीमीटर पे बने लेंस से, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी निकालनी है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फोकल लेंथ की। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं।
कनकेव लेंस के केस में आप वो वाला फोकस लेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो कि लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो होगी वो कनकेव लेंस के केस में नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे हमने इमेज डिस्टेंस को भी -10 लिया है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो इमेज है ना स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे कनकेव लेंस का केस है। कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में बनती है लेंसेज के केस में, इसीलिए इमेज डिस्टेंस भी हमने नेगेटिव लिया है। v आपके पास है, f आपके पास है, लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, लेंस फॉर्मूले में v और f को पुट कीजिए, आपको u की वैल्यू मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बच्चों नेगेटिव होता है, लेंसेज के केस में भी, मिरर्स के केस में भी, प्लेन मिरर के केस में भी, हर केस में, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल दीजिए v बाई यू, v की वैल्यू आपके पास है, u की वैल्यू आपके पास है। मैग्निफिकेशन प्लस 0.33 आती है यहाँ पे। अब प्लस का मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, 0.33 का मतलब जो इमेज है वो छोटी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। इमेज इज 0.33 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल इसी तरह का, यहाँ पे आपको हाइट भी दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 है, आपकी बार कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का 15 सेंटीमीटर है। हमें नेचर, पोजीशन, साइज सब कुछ बताना है, मैग्निफिकेशन भी निकालनी है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट +2 क्यों ली, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली सारी हाइट्स पॉजिटिव ली जाती हैं। फोकल लेंथ +10 बता चुका हूं आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में रखा जाता है हमेशा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। अब f आपके पास है, u आपके पास है, v निकाल दीजिए, आप लेंस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ठीक है। v की वैल्यू आएगी +30 सेंटीमीटर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन का मतलब जो इमेज है वो राइट साइड में बन रही है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है इस केस में, ठीक है। अब आप निकाल दीजिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू। देखिए अब आपको इमेज की हाइट निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता है v बाय u। तो v की वैल्यू आपके पास है, u की वैल्यू आपके पास है, h की वैल्यू आपके पास है, तीनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास h डैश की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी -2। मैग्निफिकेशन -2 आई है, h डैश की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब h डैश यानी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आई है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और वैल्यू कितनी आई है 4। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 2, यानी अब की बार आपको रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज बनी है, मिली है, ठीक है। आगे आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस ये बताता है कि अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो कितनी जल्दी कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, डाइवर्जिंग लेंस है तो कितना ज्यादा डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, ठीक है। पावर का सीधा सा फॉर्मूला होता है P = 1/f। फोकल लेंथ को मीटर में लिया जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, जब आप पावर को कैलकुलेट करते हैं तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज टेकन इन मीटर्स, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ टेकन इन मीटर्स, ठीक है। अगर कनकेव लेंस आपको दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ काफी छोटी है तो उसकी डाइवर्जेंस ज्यादा होगी एक ऐसे कनकेव लेंस के मुकाबले जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, यानी फोकल लेंथ जितनी कम ऑब्जेक्ट की पावर उतनी ही ज्यादा। पावर को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। पावर को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है, और जो पावर की SI यूनिट होती है दैट इज डायप्टर, ठीक है। +1 डायप्टर +2 डायप्टर ये उसकी यूनिट होती है, ठीक है। डायप्टर या मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं कई बार, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले जाए मीटर इनवर्स किसकी यूनिट होगी बताओ, तो मीटर इनवर्स जो है वो पावर की यूनिट होगी, ठीक है। जो पावर होती है कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। पावर ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। जो हम चश्मे पहनते हैं स्टूडेंट्स उनकी भी पावर होती है +2 डायप्टर +0.5 डायप्टर -2.5 डायप्टर, इस तरीके से उनकी पावर होती है प्लस या माइनस में। पावर प्लस में होने का मतलब यू आर यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, पावर नेगेटिव होने का मतलब यू आर यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और अगर आप कई लेंसेज यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कई लेंसेज यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेंस 1 ये है, लेंस 2 ये है, लेंस 3 ये है, तीनों में से अगर आप पास करवाएं तो टोटल पावर जो होगी वो इन तीनों को ऐड करके निकाली जा सकती है, P1 + P2 + P3 ऐसे निकाली जा सकती है।
तो अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो आप कई लेंसेज को भी कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। ऐसा किया जाता है कैमरास, माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स में, जहां पे पावर की ज्यादा जरूरत होती है, वहां पे कई बार एक लेंस की जगह कई लेंसेज का भी यूज कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। पार्ट 1 इसका जो है, अगर आपको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नहीं है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और जाने से पहले एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक करें, क्योंकि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए काफी यूजफुल कंटेंट ऑलरेडी अपलोड करवा रखा है। उसका प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को एक बार जरूर से जरूर चेक कीजिएगा जाने से पहले। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।